नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को बताया कि सरकारी बैंकों ने पिछले 5.5 साल में कुल 6,15,647 करोड़ रुपए के खराब कर्ज को अपने खातों से राइट ऑफ किया है। यह कदम बैंकों की बैलेंस शीट को साफ करने और वित्तीय स्थिति मजबूत दिखाने के लिए उठाया गया, न कि कर्ज माफ करने के लिए। राइट ऑफ का मतलब है कि बैंक अब इसे संपत्ति के रूप में नहीं दिखाते, लेकिन कानूनी वसूली प्रक्रिया जारी रह सकती है। इस पर कांग्रेस ने आलोचना करते हुए कहा कि आम लोगों और किसानों की किश्त न चुकाने पर संपत्ति कुर्क कर दी जाती है, जबकि अमीरों के लाखों करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए गए। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पिछले 5 सालों में धन्ना सेठों के 6,15,000 करोड़ रुपए माफ हुए। आप अपने लोन की एक किश्त ना चुका पाएं तो घर मुश्तंडे भेजे जाएंगे, क्रेडिट हिस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, संपत्ति कुर्की होगी। किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं, पर अमीरों के 6.15 लाख करोड़ रुपए माफ। लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग पर कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत की संस्थाओं पर नियंत्रण कर लिया गया है और चुनाव आयोग भी सत्ता में बैठे लोगों के प्रभाव में काम कर रहा है। राहुल गांधी ने इस आरोप के समर्थन में कई सबूत पेश किए और 3 प्रमुख सवाल उठाए। पहला सवाल उन्होंने पूछा कि चीफ जस्टिस को चुनाव आयुक्त के चयन पैनल से क्यों हटा दिया गया। दूसरा, दिसंबर 2023 में कानून बदलकर चुनाव आयुक्त को उनके कार्यों के लिए सजा से कैसे बचाया गया। तीसरा सवाल उन्होंने सीसीटीवी डेटा से संबंधित कानून में बदलाव को लेकर उठाया, जिससे चुनाव के 45 दिन बाद वीडियो फुटेज को नष्ट करने की इजाजत मिली। राहुल गांधी ने कहा कि यह केवल डेटा का मामला नहीं है, बल्कि चुनाव में धांधली करने से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर चुनाव आयुक्त को असामान्य रूप से सुरक्षा और इम्यूनिटी प्रदान करने का आरोप लगाया, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। लोकसभा में मंगलवार 9 दिसंबर को चुनाव सुधारों और विशेष गहन पुनरीक्षण पर बहस के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार और भाजपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरएसएस इस देश की सभी संस्थाओं पर कब्जा करना चाहता है। राहुल गांधी ने उस पर भारतीय समाज में समानता के मूलभूत सिद्धांत को कमजोर करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस समानता में विश्वास नहीं करता, वे मानते हैं कि उन्हें उसमें सबसे ऊपर होना चाहिए। उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस की भूमिका पर व्यापक आरोप लगाए। राहुल ने दावा किया कि गांधी की हत्या के बाद अगला कदम भारत की संस्थाओं पर पूरी तरह से कब्जा करना था। फिर लोकतंत्र के प्रमुख स्तंभों को धीरे धीरे प्रभावित किया गया या उन पर कब्जा कर लिया गया। इन दावों को चुनावी सुधारों के व्यापक संदर्भ से जोड़ते हुए कांग्रेस नेता ने जोर देकर कहा कि संस्थाओं पर नियंत्रण को केंद्रीकृत करने का प्रयास सीधे तौर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाते हैं और चुनावों की अखंडता को कमजोर करते हैं। राहुल ने सदन में कहा कि भाजपा भारतीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग को निर्देशित और इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस नेता ने हरियाणा की वोटर लिस्ट में अनियमितताओं का फिर से आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में एक ब्राजीलियाई महिला का नाम 22 बार दर्ज है। उन्होंने कहा कि चुनाव में चोरी हुई है और यह चोरी चुनाव आयोग ने कराई है, लेकिन चुनाव आयोग के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। चुनाव प्रणाली की अखंडता की रक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए राहुल ने कहा कि वोट चोरी एक राष्ट्र विरोधी कृत्य है। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ने एयरलाइन की हाल की ऑपरेशनल रुकावटों पर बयान जारी किया है और कहा है कि एयरलाइन अब पूरी तरह व्यवस्थित हो चुकी है। उन्होंने बताया कि प्राथमिकता एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों को उनके गंतव्य या घर तक सुरक्षित पहुंचाना थी। इसके बाद रिफंड प्रक्रिया शुरू की गई, जिससे लाखों ग्राहकों को पूरा रिफंड मिल चुका है और एयरपोर्ट पर फंसा अधिकांश सामान भी लोगों तक पहुंचाया जा चुका है। एल्बर्ट्स ने बताया कि 5 दिसंबर को एयरलाइन केवल 700 उड़ानें चला सकी थी, जबकि 6 दिसंबर को 1500, 7 को 1650 और 8 को 1800 उड़ानें भरी। उन्होंने कहा कि अब इंडिगो अपने नेटवर्क के सभी 138 गंतव्यों के लिए सुचारू रूप से उड़ानें चला रही है। अब 9 दिसंबर को मैं यह कंफर्म कर सकता हूं कि हमारा ऑपरेशन सुचारू रूप से चालू हो गया है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर संसद में चल रही चर्चा के बीच जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने स्पष्ट किया है कि मुसलमान केवल अल्लाह की इबादत करते हैं और किसी अन्य को इसमें शामिल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के 4 श्लोकों में देश को देवता मानकर दुर्गा माता से तुलना की गई है और पूजा के शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो किसी भी मुसलमान की धार्मिक आस्था के खिलाफ है। मौलाना मदनी ने जोर देकर कहा कि भारत का संविधान
हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 देता है। इसलिए किसी को वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि देश से प्रेम करना और उसकी पूजा करना अलग बातें हैं और मुसलमानों की देशभक्ति के लिए किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। लोकसभा में सोमवार को AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए कहा था कि भारत का संविधान हम भारत के लोग से शुरू होता है, न कि भारत माता से, और किसी भी नागरिक को वंदे मातरम गाने के लिए बाध्य करना संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ है। बिहार बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल ने मंगलवार को लोकसभा में चुनावी सुधारों पर बहस के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बिहार चुनाव में कथित वोट चोरी का मुद्दा उठाने के लिए धन्यवाद दिया और अपील की कि वे इसे आगामी पश्चिम बंगाल चुनाव में भी उठाते रहें, क्योंकि इससे वास्तव में बीजेपी की अगुवाई वाले NDA को मदद मिलती है। पश्चिम चंपारण के सांसद ने कहा कि बंगाल में वोटर लिस्ट से घुसपैठियों, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को हटाने का मुद्दा उठाएंगे और साथ ही ममता बनर्जी सरकार की नाकामियों को भी सामने रखेंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बिहार में उन्होंने यानी राहुल गांधी ने 20 साल के NDA शासन का कोई मुद्दा नहीं उठाया। वे वोट चोरी, SIR और ऐसी ही बातें करते रहे। 20 साल के कार्यकाल में बताने के लिए बहुत सी बातें हो सकती थीं। इससे बिहार के लोग कंफ्यूज हो गए कि इस वोट चोरी से कौन पीड़ित है। उन्हें यह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जायसवाल ने नारा दिया, बिहार हमारा हो गया, अब बंगाल की बारी है, और अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियां दोहराते हुए दावा किया कि इस बार बंगाल में कमल खिलेगा। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा पर भी कटाक्ष किया और कहा कि बीजेपी नेतृत्व स्थानीय स्तर पर भी मेहनत करता है। साथ ही उन्होंने 1947 से 1975 की घटनाओं और पेपर बैलेट युग की बूथ कैप्चरिंग को भी वोट चोरी के उदाहरण बताया। लोकसभा में मंगलवार को चुनाव सुधारों और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR पर 2 दिवसीय बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने की। विपक्ष लंबे समय से SIR पर चर्चा की मांग कर रहा था, जबकि सरकार का कहना है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। अपने संबोधन में मनीष तिवारी ने 3 प्रमुख मांगे रखी। चुनाव आयोग के चयन पैनल में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश को शामिल करना, SIR प्रक्रिया को रोकना क्योंकि कानून में इसका कोई प्रावधान नहीं है, और चुनाव से पहले सीधे कैश ट्रांसफर बंद करना। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग के पास SIR का कानूनी अधिकार नहीं है और EVM में हेरफेर की आशंका जताते हुए बैलेट पेपर पर लौटने की मांग की। बहस से पहले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और भाजपा नेताओं ने विपक्ष पर गलत धारणा फैलाने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस ने कहा कि चर्चा में वे सकारात्मक सुझाव देंगे ताकि चुनाव आयोग पर जनता का भरोसा मजबूत हो। लोकसभा में मंगलवार को चुनाव सुधार और SIR पर हुई बहस के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर चुनावी प्रक्रिया के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाया। रामपुर और फर्रुखाबाद उपचुनावों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मतदान के दिन पुलिस और प्रशासन ने मतदाताओं को घरों से निकलने नहीं दिया, जिससे मतदान प्रतिशत प्रभावित हुआ। अखिलेश ने इसे वोट चोरी नहीं वोट डकैती बताया और कहा कि उनकी पार्टी ने धांधली के सबूत चुनाव आयोग को दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इलेक्टोरल बॉन्ड पर उन्होंने कहा कि भाजपा को सबसे अधिक फंड मिला, फिर कांग्रेस, जबकि क्षेत्रीय दलों को लगभग कुछ नहीं मिला। यह चुनावी वित्त पोषण में गहरा असंतुलन दिखाता है। यूपी में चल रहे SIR पर चिंता जताते हुए उन्होंने दावा किया कि अब तक 10 PLO की मौत हो चुकी है और सरकार से प्रत्येक परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। अखिलेश ने आरोप लगाया कि SIR की आड़ में NRC की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कांग्रेस के सुझावों, चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव और बैलेट पेपर पर वापसी का समर्थन करते हुए कहा कि अगर चुनाव निष्पक्ष हो तो भाजपा एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। इसके साथ ही अखिलेश ने यह भी कहा कि चुनाव सुधार से पहले चुनाव आयोग में सुधार होना चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को राज्यसभा में वंदे मातरम पर विशेष चर्चा शुरू हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की शुरुआत की और इसे अमर सृजन बताते हुए राष्ट्रभक्ति की भावना से जोड़ा। शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान को दोहराते हुए कांग्रेस पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में लगाए गए आपातकाल का जिक्र किया और कहा कि वंदे मातरम गाने वालों को इंदिरा जी ने जेल भिजवाया था। उनके इस बयान पर विपक्षी सदस्यों ने कड़ा विरोध जताया और सदन में भारी हंगामा हुआ। अमित शाह ने कहा कि लोकसभा में कुछ सदस्यों ने वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत पर सवाल उठाए थे। वंदे मातरम के प्रति समर्पण की जरूरत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान थी, आज है और 2047 के विकसित भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा रहेगी।
उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग इन चर्चाओं को बंगाल चुनाव से जोड़कर राष्ट्रीय गीत की महिमा को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। शाह ने स्पष्ट किया कि वंदे मातरम बंगाल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश का है। बंकिम बाबू बंगाल के थे, आनंद मठ बंगाल से निकला, लेकिन वंदे मातरम बंगाल या देश तक सीमित नहीं। सीमा पर देश के बलिदान देने वाला सैनिक या अंदर से देश की रक्षा करने वाला पुलिसकर्मी अंतिम सांस में सिर्फ वंदे मातरम का नारा लगाता है। शाह ने मोदी को दोहराते हुए कहा कि वंदे मातरम के टुकड़े करके तुष्टीकरण की नीति शुरू हुई। अगर ऐसा नहीं होता तो देश का विभाजन नहीं होता। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह को जोरदार जवाब दिया। वंदे मातरम पर बहस में बोलते हुए खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदे मातरम को नारा बनाने का काम किया। आपका इतिहास है कि आप हमेशा स्वतंत्रता संग्राम और देशभक्ति गीतों के खिलाफ थे। खड़गे ने कहा कि बीजेपी हमें देशभक्ति ना सिखाए। पीएम मोदी और शाह ने बार बार जवाहरलाल नेहरू का अपमान किया। संघ अंग्रेजों की सेवा करता था। जब महात्मा गांधी ने 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू किया तो कांग्रेस के लाखों स्वतंत्रता सेनानी वंदे मातरम का नारा लगाते हुए जेल गए। आप क्या कर रहे थे? आप अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे। कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदे मातरम को नारा बनाने का काम किया। आपका इतिहास रहा है कि आप हमेशा स्वतंत्रता संग्राम और देशभक्ति के गीतों के खिलाफ रहे हैं। खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी से इस विषय पर चर्चा शुरू करने और राष्ट्रीय नायकों को अपमान करने के लिए माफी मांगने की मांग की। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जवाहरलाल नेहरू का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते और गृह मंत्री अमित शाह भी यही करते हैं। खड़गे ने कहा कि देश का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। रुपए के गिरने की चिंता पीएम मोदी को नहीं है। इस पर बीजेपी सांसदों ने खासा शोर मचाया। भाजपा सांसदों ने खड़गे पर विषय पर न रहने का आरोप लगाया। वहीं खड़गे ने विदेश नीति और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट को लेकर भी भाजपा पर जमकर हमला बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुना। उन्होंने नेहरू जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि 1937 में नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने मूल वंदे मातरम गीत से महत्वपूर्ण पद हटा दिए थे। आज बीजेपी के लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब बीजेपी के पुरखे श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में सरकार चला रहे थे, तब आपकी देशभक्ति कहाँ थी? बीजेपी को अपना इतिहास पढ़ना चाहिए। गौरतलब है कि सोमवार को मोदी ने वंदे मातरम के सहारे मुख्य रूप से पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पर निशाना साधा था। डीएमके ने मंगलवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को 120 एमपीज के हस्ताक्षरों वाला इम्पीचमेंट नोटिस सौंपा, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट के जज जीआर स्वामीनाथन को हटाने की मांग की गई है। यह नोटिस डीएमके नेता कनिमोझी, टीआर बालू, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने संयुक्त रूप से दिया। 9 दिसंबर 2025 को दायर नोटिस में आरोप लगाया गया कि जज के आचरण ने न्यायिक निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए। फैसले राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित दिखे और उन्होंने कुछ वकीलों व एक खास समुदाय के लोगों का गलत फायदा उठाया। नोटिस के साथ राष्ट्रपति और सीजीआई को भेजे गए पत्रों की प्रतियां भी शामिल की गई। यह कदम थिरुपरनकुंद्रम में कार्तिकई दीपम की रस्म की अनुमति को लेकर जारी विवाद के बीच आया है, जहां जज स्वामीनाथन हाल ही में विवादों में आए। उन्होंने कार्तिकई दीपम त्योहार के दौरान थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर एक दरगाह के पास लगे खंभे पर दिया जलाने की अनुमति दी थी। इस आदेश को लेकर तमिलनाडु की सत्ताधारी डीएमके और उसके सहयोगी दल कड़ा विरोध कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता अन्नामलाई ने इस कदम को एंटी हिंदू पॉलिटिक्स बताया और कहा कि यह न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव का संदेश देता है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, जिसमें हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.